जाते हो तब भी वो हा 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 करने लगता है, क्योंकि उसको पता है खाना मिलने वाला है। तो जब भी हम कोई चीज लर्न करना चाहते हैं, इट इज गोल डायरेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी एंड वेलकम बैक टू द आधार बैच। माय नेम इज अर्शिया। तो as you know, आधार बैच में we are covering NCERT के सारे topics one by one. So today we are going to do class 11 chapter 5 which is learning. ये चैप्टर लर्निंग के बारे में बात करता है. So we are going to start for today. Before I begin, I would like to introduce you to Power Within Psychology. Power Within Psychology is a one-stop solution for all psychology aspirants. We take live classes and recorded classes. एंड हम अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेब पोर्टल के ऊपर, सो दैट आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस से हमें एक्सेस कर सकते हैं. ऑल आवर क्लासेस आर टेकन बाय टॉप फैकल्टी. वी आल्सो ऑफर यू क्यूरेटेड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल along with mock test series, and हम previous year questions भी solve करवाते हैं. We also give you group discussions, career counseling sessions and interview के लिए भी preparation. These are some of the courses that are offered by us. So CUET UG के preparation के लिए we have the RM batch. For CUET PG we have Lakshya. For UGC NET JRF we have Sankalp. For clinical psychology related exams we have Sapalta. And NCERT के syllabus को NCERT के syllabus को cover करने के लिए हमारा आधार batch run करता है. These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ join किया था. They studied with us and they successfully cracked their exams with us. तो अगर आप भी अपने exams top करना चाहते हो, enroll with us and study with us. So today we are going to start with the topic learning. ये class 11th का chapter 5th है. So we are going to begin with nature and types of learning. तो अब सबसे पहले हमें समझना है कि learning क्या है. So psychology में कुछ processes बहुत fundamental होते हैं. कुछ cognitive processes are very essential. जैसे कि memory मतलब चीजों को याद करना, reproduce करना. वैसे ही एक प्रोसेस होता है लर्निंग मतलब जब हम कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम कोई चीज सीखते हैं एनवायरनमेंट से और हम उसके वजह से कुछ चेंजेस दिखाते हैं अपने बिहेवियर में. सो न्यू एक्सपीरियंसेस, हाउ दे ब्रिंग चेंजेस इन आवर बिहेवियर, थॉट्स एंड स्किल्स. हो सकता है आपने कोई नई चीज सीखी है, अब ये चीज सीखने के बाद आपके बिहेवियर में कोई चेंज आ गया है, आप किसी और तरीके से एक्ट करने लग जाते हो, या फिर आप किसी और तरीके से सोचने लग जाते हो, या फिर आपने कोई नई स्किल सीखी है. यू आर एबल टू डू समथिंग जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे. इसका ये मतलब होता है कि जो मीनिंग है, नेचर है या बेसिक फॉर्म्स ऑफ लर्निंग है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए कि what changes are being brought up in the behavior, thoughts and skills. So we need to understand कि learning exactly है क्या, कितने तरीके की learning होती है, learning किन किन चीजों को impact करता है, and eventually वो हमारे behavior, thoughts and skills को कैसे change करता है. So learning is a relatively permanent change in behavior or performance brought about by experience and practice. जब आप कोई नई चीज experience करते हो, अब एक्सपीरियंस ऐसे भी हो सकता है कि आपको वो चीज डायरेक्टली किसी ने सिखाई है बिठाकर, ये भी हो सकता है कि आपने शायद ऑब्जर्व कर देख के कोई चीज समझी है. एक्सपीरियंस इन द सॉर्ट कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ हुआ है जिसको आपने समझा है, अपने मन में बसाया है, उसके बारे में सोचा है, एंड नाउ यू आर एक्टिंग अपॉन इट. दैट इज एक्सपीरियंस. उसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिस, कि आपने उस चीज के ऊपर कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है. So suppose I am learning how to drive. तो मेरा एक्सपीरियंस ये होगा कि जो मैंने कार के साथ फर्स्ट टाइम मैं जो लेकर उसको गई, एंड मेरे को जिस तरीके से जो मेरा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है उन्होंने जिस तरीके से मुझे सिखाया. अब उसके बाद प्रैक्टिस है, जब मैं धीरे धीरे अपने आप उसको लेके जाना शुरू करूं, बार बार लेके जाऊं, नई जगह पे लेके जाऊं, वहां पे 3-4 दिन कॉन्टिन्यूटी में लेके जाऊं. दैट इज प्रैक्टिस. सो ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के कॉम्बिनेशन से जो हम नई चीज सीखते हैं, हमारे बिहेवियर के अंदर जब चेंज आता है, जब हमारी परफॉर्मेंस किसी चीज के ऊपर बेटर हो जाती है, उसको हम लर्निंग कहते हैं. अब व्हाई इज इट रिलेटिवली परमानेंट? क्योंकि कोई भी नई चीज सीखने में, हमारे बिहेवियर में चेंज आने में बहुत टाइम लगता है. हम जब भी कोई नई चीज सीखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो क्या होता है कि एक चेंज एकदम से आता है.
इट्स नॉट कि आपने कोई चीज आज सीखी, अब आप कल वो परफॉर्म करने लग जाओगे, वही बिहेव करने लग जाओगे, नहीं। आपने सीख तो ली है, लेकिन आप बार बार अब उसको प्रैक्टिस करोगे, तब वो आपके बिहेवियर में आने लगेगा। अब कोई एक ऐसी चीज है जिसको आपने बार बार प्रैक्टिस करा है, डोंट यू थिंक इट इज रिलेटिवली परमानेंट? उसको हटाना इज वेरी मुश्किल। अब आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, डू यू थिंक कि अब अगर आप 6 महीने साइकिल नहीं चलाते तो आप कंप्लीटली भूल जाओगे? हो सकता है आपको 1 या 2 दिन लगे दोबारा उसके साथ फेमिलियर होने में, बट वुड यू फॉरगेट इट? नहीं। देर आर हाई चांसेस यू विल नॉट फॉरगेट हाउ टू राइड अ बाइसिकल। सेम विद कार्स, सेम विद अगर किसी ने आज से लेट्स से 5 साल पहले क्लासिकल डांस सीखा था, वुड यू फॉरगेट इट? नहीं। इट्स रिलेटिवली परमानेंट। हो सकता है आपको टाइम लगे वो चीज याद करने में, बट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। दैट इज वाई द टर्म रिलेटिवली। अनलेस एंड अनटिल कोई डैमेज हो रहा है ब्रेन को, अनलेस एंड अनटिल आपकी लर्निंग कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, द चेंज दैट हैज हैपेंड, द लर्निंग दैट यू हैव अचीव्ड इज परमानेंट। ठीक है? इट इज नॉट टेम्परेरी। ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक फटीक यार अभी मैं थक गया। तो लर्निंग ऐसा नहीं है कि अभी हम थक गए अभी और याद नहीं हो रहा है। आपने कोई चीज सीख ली तो वो सीख ली। इट्स नॉट टेम्परेरी, इट इज परमानेंट। मोटिवेशन भी टेम्परेरी होती है एट टाइम्स। समटाइम्स यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग, समटाइम्स यू आर नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग। लर्निंग में ऐसा नहीं है। लर्निंग में आपने चीज सीख ली है तो आपने सीख ली है। लर्निंग इन्वॉल्व्स अक्वायरिंग न्यू नॉलेज, रिस्पॉन्सेस, हैबिट्स, स्किल्स। अब लर्निंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ कोई चीज जैसे गाड़ी चलाना या बाइसिकल चलाना ये सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है। इसके अंदर लर्निंग में न्यू नॉलेज भी आ जाती है। नॉलेज से हमारा मतलब एकेडमिक नॉलेज भी हो सकता है, जनरल नॉलेज भी हो सकता है, लॉजिकल नॉलेज भी हो सकता है, सब कुछ जो भी आप चीजें पढ़ के सीखते हो, समझ के सीखते हो, एकेडमिक ओरिएंटेड चीजें या रीजनिंग ओरिएंटेड चीजें, वो सब। रिस्पॉन्सेज मतलब जो हमारा बिहेवियर है, हमारे एक्शंस रिस्पॉन्सेज के अंदर आते हैं। ये भी आप सीख सकते हो, हाउ टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन कॉन्वर्जेशन, हाउ टू एक्ट इन अ सर्टेन सोसाइटी। अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ तो मुझे वहां पे कैसे बिहेव करना है, वो रिस्पॉन्सेज में आता है। अगर कोई मुझे मार रहा है तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए है, दैट इज ऑल्सो लर्न। जो आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके एनवायरमेंट ने आपको सिखाया है, दैट इज ऑल लर्न। फिर हैबिट्स, आपकी आदतें। अब मेरी आदत ये है कि मैं अपना कमरा बहुत साफ रखती हूँ, सो दिस ऑल्सो आई माइट हैव लर्न फ्रॉम समवेयर। तो हैबिट्स आर ऑल्सो लर्न। स्किल्स, स्किल्स जैसे कुछ चीजें चलाना, डांस करना, म्यूजिकल स्किल्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोई आना, वो सब भी सिखाया जाता है। अब ये इंटेंशनल हो सकता है या इंसिडेंटल हो सकता है। इंटेंशनल मतलब कि मैं अपनी मर्जी से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की क्लास में जा रही हूँ, अपनी मर्जी से मैं किसी चीज को समझने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग ले रही हूँ, दैट इज इंटेंशनल। मतलब मेरी मर्जी से सोचा समझा हुआ डिसीजन कि मुझे ये चीज सीखनी है। इंसिडेंटल मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी, बट देख देख के मैंने वो चीज पिकअप कर ली। अब मैंने ये चीज नहीं सोची थी कि आई विल कीप माई रूम मेसी फॉर एग्जाम्पल, बट आई ऑब्जर्व कि मेरे रूममेट्स हमेशा अपना कमरा बहुत मेसी रखते हैं, तो मैंने भी वो चीज पिकअप कर लिया। आई हैव ऑल्सो लर्न इट इंसिडेंटली, अपनी मर्जी से नहीं, अपने आप एफर्ट करके नहीं, मैंने पिकअप कर ली है वो चीज। दैट इज इंसिडेंटल लर्निंग। सो फॉर एग्जाम्पल लर्निंग हाउ टू ड्राइव, ये होता है स्किल लर्निंग। How to play in instrument is also a part of skill. Solving problems is a part of knowledge वाला। ठीक है? उसके बाद आते हैं हम की फीचर्स ऑफ लर्निंग के ऊपर। अब लर्निंग के क्या फीचर्स हैं? पहली तो चीज ये जो आती है, कोई ना लर्निंग जब होएगी तो चेंज होगा बिहेवियर में या आपकी कैपेबिलिटी में कोई चेंज आएगा, तभी तो पता चलेगा कि लर्निंग हुई है। हाउ विल यू सी कि किसी ने लर्न करा है कुछ या नहीं? यू विल सी इट इन द फॉर्म कि उसके बिहेवियर या उसकी कैपेबिलिटी में कोई चेंज आएगा। चेंज जो है वो रिलेटिवली परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज चेंज आया 3 दिन बाद चला गया, नहीं। इट शुड बी रिलेटिवली परमानेंट, नॉट टेम्पररी। लर्निंग जो है वो प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से आती है। हम उस चीज को लर्निंग नहीं बोलते हैं जो आपके एज के रिलेटेड चीज आ रही है।
सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अडल्ट हो रहा है तो उसको वोटिंग राइट्स के बारे में अवेयरनेस आएगी ही आएगी, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है. दैट इज अ पार्ट ऑफ मैच्योरेशन. लर्निंग अलग चीज है. लर्निंग इज समथिंग जो हम अक्वायर करते हैं, जो हम सीखते हैं, जिसके लिए हम एफर्ट डालते हैं, ट्रेन होते हैं, फिर हम सीखते हैं. ये नहीं कि अब हम बड़े हो गए तो हम मैच्योर हो गए. दैट इज मैच्योरेशन. वो एक अलग चीज है. लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. आप अच्छी चीजें भी सीख सकते हो, बुरी चीजें भी सीख सकते हो. लर्निंग जो है वो गोल डायरेक्टेड होती है और अडेप्टिव होती है. लर्निंग का ये पर्पस है ह्यूमंस के लिए दैट सी हमें सरवाइव करना है, हमें एडजस्ट करना है अपने एनवायरनमेंट में. हमारे लिए लर्निंग का पर्पस इज सर्वाइवल. तो जब भी हम कोई चीज लर्न करना चाहते हैं, इट इज गोल डायरेक्टेड. हम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, हम बाइसिकल चलाना सीखना चाहते हैं, हम मान लो डांस भी सीखना चाहते हैं. गोल्स हैं कि मुझे बड़े होके डांसर बनना है, मुझे बड़े होके कार चलानी है, इंडिपेंडेंट होना है. ये गोल है. वी आर गोल डायरेक्टेड एंड दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग समथिंग. इसलिए जो लर्निंग है वो अडेप्टिव भी है. मान लो अब आप डांस सीख रहे हो पिछले 5 साल से, नाउ यू आर लाइक नहीं यार डांसर नहीं बनना, तो आप अडेप्ट भी कर सकते हो. आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर लोगे, आप कंप्यूटर सीखने लग जाओगे, राइट. सो लर्निंग जो है वो गोल डायरेक्टेड एंड अडेप्टिव है. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट इट हैज अ गोल दैट इट वांट्स टू रीच. ठीक है. उसके बाद आता है लर्निंग वर्सेस परफॉर्मेंस. लर्निंग और परफॉर्मेंस में अब क्या डिफरेंस है. लर्निंग इज एन, हम ये हमारे फीचर्स हैं ऑन विच वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. अब नेचर क्या है लर्निंग की. लर्निंग जो होता है वो होता है आपका इंटरनल प्रोसेस. परफॉर्मेंस होता है आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. अब इसका एग्जाम्पल ये होगा कि लर्निंग मतलब आपने पेपर से पहले 3-4 दिन कितनी पढ़ाई करी है. नोबडी नोज. आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे. दैट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग. परफॉर्मेंस का मतलब कि आपके पेपर में कितने नंबर आए हैं ना. हाउ इज दिस लिंक्ड. अगर आपने लर्निंग करी है, अगर आपने 3-4 दिन बैठ के अच्छे से पढ़ाई करी है, तभी तो आपके नंबर आएंगे. सो हाउ डू वी इन्फर लर्निंग. हम परफॉर्मेंस देख के ये समझने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई है. सो लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस. वो आप अपने आप करते हो, अपने आप अपने अंदर करते हो. वो बाहर के लोगों को विजिबल नहीं होता है. परफॉर्मेंस दूसरे लोगों को विजिबल होती है एंड इट कम्स आफ्टर लर्निंग. ठीक है. दूसरी चीज होती है स्टेबिलिटी. लर्निंग इज रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली परमानेंट. अगर मैंने आज कोई चीज याद कर ली है, लेट्स से मैथ्स के फॉर्मूलाज मैंने याद कर लिए, ये मुझे याद रहेंगे. लेकिन परफॉर्मेंस में वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो चीज है टेम्परेरी. हो सकता है कि मैं पेपर के टाइम पे ब्लैंक आउट कर गई. हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी रीलर्निंग की जरूरत थी, रिविजन की जरूरत थी. ये भी हो सकता है कि मुझे उस टाइम पे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. तो आई हैव लर्न समथिंग एंड दैट इज रिलेटिवली परमानेंट इन माई माइंड, बट am I able to perform or not is a separate question. वो दिखा पा रही हो या नहीं दिखा पा रही हो is a separate question. So learning is measured by test या performance के outcomes. Performance is measured by immediate actions. अब आपने learning कर ली, हमने देख लिया कि ठीक है आपने learning कर लिया, आप बोल रहे हो. How are we going to measure it? हम आपकी performance देखेंगे. Are you able to score? आप perform कर पा रहे हो. सो लर्निंग इन्फर होती है परफॉर्मेंस से. ये इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. और परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हो. उसी टाइम पे जो एक्शन आप ले रहे हो आप उसी के अकॉर्डिंगली कर लोगे. लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हमारी क्या मोटिवेशन है पढ़ने की, हमें क्या फीडबैक मिल रहा है और हम किस कॉन्टेक्स्ट में है. सो फॉर एग्जाम्पल कल मेरा पेपर है, अभी मेरी मोटिवेशन पढ़ने की बहुत हाई होगी क्योंकि कल पेपर है, कुछ नहीं आता. फीडबैक भी यही मिलेगा, बच्चा पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना. परफॉर्मेंस जो इन्फ्लुएंस होती है वो होती है आपकी अभी की कंडीशंस में. फॉर एग्जांपल आप पढ़ के गए, आपकी बहुत मोटिवेशन हाई थी, आपको फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला था, कॉन्टेक्स्ट भी आपका बहुत स्ट्रेसफुल था, आपने कहा पढ़ लो चले जाओ बस जैसे तैसे पेपर देकर आना है. परफॉर्मेंस में करंट कंडीशंस में आप ऐसे बैठे हो कि ना पंखा है ना विंडोज है, आपको खाना नहीं मिला है सुबह से, बहुत बैड कंडीशंस है, तो परफॉर्मेंस नीचे जाएगी. वहीं पर अगर अच्छा एसी एनवायरनमेंट मिल गया, पेपर बहुत आसान आ गया, टीचर बहुत अच्छा है, तो परफॉर्मेंस हाई जाएगी. सो परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर करंट कंडीशंस. ठीक है. सो नोइंग हाउ टू राइड अ साइकिल इज लर्निंग. सीखना इस पूरे प्रोसेस को,
परफॉर्मेंस वुड बी जब आप एक्चुअली राइड करोगे उस बाइसाइकिल को रोड के ऊपर, जो हम देख पाएंगे। दैट। अब आएगा टाइप्स ऑफ लर्निंग। So there is classical conditioning, Pavlov key, that is learning by association. Operant conditioning, Skinner key, learning by consequences. Observational learning, Bandura key, learning by observing others. Cognitive learning, Kohler-Tolman के हिसाब से learning by understanding and insight. Verbal and skill learning जो हम last में करेंगे, so learning words, language and motor skills. So we are going to do all of this in detail, one by one we'll pick up. So सबसे पहले हम करेंगे पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। सो पैवलोव जो था, ही वाज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। वो एक्चुअली सैलिवेशन देख रहे थे डॉग्स के अंदर, वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे। बट एंड व्हाइल डूइंग द रिसर्च ही फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड उन्होंने उसके ऊपर एक थ्योरी बनाई। उन्होंने बोला कि जो डॉग्स हैं, यूजुअली जो डॉग्स होते हैं, उन्होंने कुछ टर्म्स दिए थे जो हमें याद करने पड़ते हैं। सो वन इज हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलाई, यहाँ पे दिए हुए हैं सारे वर्ड। अनकंडीशनड स्टिमुलाई, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलाई, कंडीशनड रिस्पॉन्स। एक और टर्म था दैट वाज न्यूट्रल स्टिमुलाई। ठीक है। अब अनकंडीशनड स्टिमुलाई, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलाई, कंडीशन रिस्पॉन्स एंड न्यूट्रल स्टिमुलाई। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल भी रिसर्च इन चीजों के बारे में नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ सैलिवेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे। ही स्टम्बल्ड अपॉन इट एंड उन्होंने ये टर्म्स दिए एंड उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। तो इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था साइकोलॉजी में? एसोसिएशन का प्रिंसिपल। एसोसिएशन मतलब कि एक चीज हो रही है, दूसरी चीज हो रही है, हमने उन दोनों के बीच में ना एक लिंक बना दिया है। अब हमने उन दोनों को एसोसिएट कर दिया है। हमें ये समझ में आ गया कि जब ये चीज होगी तो ये चीज होगी, देयर इज एन एसोसिएशन। जब ये चीज नहीं होगी तो ये चीज भी नहीं होगी। एसोसिएशनिज्म साइकोलॉजी में बहुत पहले से चल रहा है। वी लिंक इवेंट्स टुगेदर, हम फिनोमेना को साथ में समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने वही प्रिंसिपल यूज किया है एसोसिएशन का। अब अनकंडीशनड स्टिमुलाई वो होता है जो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर कोई भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स इवोक करता है। जैसे खाना, व्हेन वी सी फूड वी सैलिवेट, हमें भूख लगती है, हमें मन करता है उसको खाने का। तो फूड इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलाई। इसके लिए हमें किसी को भी कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि हमें खाना चाहिए ही चाहिए है। वी लव फूड, सो दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलाई। और फूड को देख के जो हमारे साथ होता है दैट इज सैलिवेशन, दैट इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये किसी ने सिखाया नहीं है कि जब खाना दिखेगा तो सैलिवेट करो। वी नो इट, ये हमारे अंदर से आता है। वी आर बॉर्न विद दिस, सो दैट इज ऑल्सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। नोबडी हैज कंडीशनड इट। न्यूट्रल स्टिमुलाई इज एनी स्टिमुलाई जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। वी डोंट केयर अबाउट इट, वो आ रहा है जा रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशनड स्टिमुलाई इज एनी स्टिमुलाई जो न्यूट्रल था एक टाइम पर, बट हमने उसको इसके साथ पेयर कर कर ऑर्गेनिज्म को ना आदत डाल दी है कि जब ये आएगा तभी ये आएगा। तो अब क्या है, इसको तो वो सैलिवेट कर ही रहा है, राइट। अब वो इसको भी सैलिवेट करने लग जाएगा, तो वो बन जाएगा कंडीशन रिस्पॉन्स। व्हाई इज दिस कॉल्ड कंडीशन स्टिमुलाई? क्योंकि हमने कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलाई उठाया, न्यूट्रल स्टिमुलाई मतलब जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने उसको उठाया, उसको बार बार अनकंडीशन स्टिमुलाई जैसे फूड, बार बार फूड के साथ आपने दिया, तो अब उसको आदत ही पड़ गई है कि यार जब घंटी बजेगी तभी फूड मिलेगा मुझे। तो अब वो घंटी की आवाज पर भी सैलिवेट करने लग रहा है। तो दैट इज नोन एज अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्स सिखाया है, ये उसका नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। वी हैव ट्रेन्ड इट, ये वो है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास पेट्स होंगे। आप जैसे पेट्स को ट्रेन करते हो ना कि सिट यू विल गेट अ ट्रीट, ट्रीट पे वो सैलिवेट करता है। अब जब आप सिट रोल बोलने लग जाते हो तब भी वो हा 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 करने लगता है, क्योंकि उसको पता है खाना मिलने वाला है। दैट इज ऑल व्हाट क्लासिकल कंडीशनिंग इज अबाउट। तो उसने क्या देखा कि कंडीशनिंग से पहले
फूड मिलता था, सैलिवेशन आती थी, दैट वाज द अनकंडीशनड स्टिमुलाई, जिसके आगे एक हमें अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मिलता था। बेल विच वाज अ न्यूट्रल स्टिमुलाई, इसके आगे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलाई, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशनिंग के टाइम पे उसने क्या करा, उसने बेल बजाई फिर फूड दिया, बेल बजाई फिर फूड दिया विद इन अ 2 to 3 सेकंड गैप, इससे ज्यादा नहीं। तो इससे क्या हुआ कि ये जो न्यूट्रल स्टिमुलाई है ये इंपॉर्टेंट हो गया, डॉग को पता चलने लग गया कि यार जब ये बेल बज रही है ना तभी मुझे फूड मिल रहा है। तो दिस इज द अनकंडीशनड स्टिमुलाई। ना बेल जो पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलाई था वो अब एक कंडीशन स्टिमुलाई बन गया। दिस इज अ कंडीशन जिसके बाद मुझे मेरा यूएस दैट इज अनकंडीशन स्टिमुलाई मिलता है। ये कंडीशन है, इसके बाद इसके साथ साथ ये मिलता है, साथ में या बाद में इज द सेम थिंग। जब बेल की आवाज आई मतलब खाना रेडी है या खाना आने वाला है। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, अब सिर्फ बेल दी, उन्होंने खाना दिया ही नहीं, तो टेस्ट की क्या इसका जो इफेक्ट है वो रहता है। तो क्या हुआ कि कंडीशन स्टिमुलाई जो था हमारा बेल, ये अकेले आया बिना फूड के। तो अब पैवलोव ने देखा कि यार यूआर तो आ रहा है, सैलिवेशन तो आ रही है, तो ये जो सैलिवेशन है इज इट बिकॉज ऑफ फूड, क्या ये हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है? नहीं, हमने ये रिस्पॉन्स को ही कंडीशन कर दिया कि जब भी बेल बजेगी आप सैलिवेट करोगे, क्योंकि अब डॉग के माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन है कि यार बेल बजेगी तो मेरे को खाना तो मिलने वाला है, वो पहले ही सैलिवेट करने लग जाता है, बेल की ही आवाज पे करने लग जाता है, चाहे खाना आए या ना आए। तो ये हमारा कंडीशन स्टिमुलाई, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। तो लर्निंग जो यहाँ पे हुई है ये एसोसिएशन से हुई है। डॉग ने बेल को और फूड को आपस में एसोसिएट कर दिया कि जब भी बेल बजेगी खाना आएगा, हो गई एसोसिएशन। तो नाउ द एसोसिएशन इज रेडी, नाउ आई विल गेट फूड, एंड डॉग खुश। अब कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कह लो आप क्लासिकल कंडीशनिंग के। पहली चीज तो टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी, जो हमारा कंडीशन स्टिमुलाई है और अनकंडीशन स्टिमुलाई है उनको ना टाइम में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेल अभी बज रही है फिर आधे घंटे बाद फूड आ रहा है, क्योंकि फिर उनका कोई एसोसिएशन नहीं बचा। अगर बेल अभी बज रही है तो विद इन 1 मिनट खाना आ जाना चाहिए, तभी डॉग को समझ में आएगा कि यार बेल और खाने के बीच में कोई लिंक है, जब बेल बजती है तभी खाना आता है। अगर आप पहले खाना दे दोगे बाद में बेल बजाओगे तो भी इट विल नॉट वर्क। फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी खाना दे रहे हो बेल बजा के फिर 2-3 बार नहीं दे रहे फिर चौथी बार दे रहे हो, वो डॉग को बहुत हैज़ार्ड लगेगा, उसको नहीं समझ में आएगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसको ये होएगा कि बार-बार आप उसको बेल बजा के खाना दे रहे हो, हमेशा बेल खाना साथ में चल रहा है, तभी वो याद कर पाएगा इस चीज को। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जब भी बेल बजा रहे हो आपको मिलना चाहिए फूड उसके बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी इधर पड़ा है कभी उधर पड़ा है। यू शुड हैव अ कंसिस्टेंट रूटीन कि ये हो रहा है। इंटेंसिटी देखनी चाहिए, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एक हम छोटा सा, वो आपने सुना है कि पिन की आवाज और साथ में आप फूड दे रहे हो, वो पिन की आवाज तो इग्नोर ही कर देगा, फूड की खुशबू उसके लिए इतनी स्ट्रांग है। इफ यू आर पेयरिंग अप अ बेल विद फूड तभी साथ में आएगा। अगर आप ऐसा सा कुछ यूज कर लेते हो फूड एंड शॉक, अब शॉक को वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा, तो कंडीशनिंग तो नो डाउट स्ट्रांग होगी बट वो अवर्सिव कंडीशनिंग हो जाएगी, वो भागने की कोशिश करेगा फूड से, क्योंकि उसको शॉक नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बेल यूज करूंगी तो वो डेफिनेटली साउंड के ऊपर ही भागता भागता आएगा खाना खाने। बट आई शुड नॉट यूज अ पिन ड्रॉप वाली आवाज, क्योंकि वो तो उसको सुनाई नहीं देगी। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका अनकंडीशन स्टिमुलाई होगा उतना ज्यादा आपकी कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग होगी। मोटिवेशन भी बहुत होनी चाहिए। अगर डॉग भूखा ही नहीं है और आप बेल बजाए जा रहे हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको पता है मेरे को बेल के बाद खाना मिलना है, मुझे तो भूख लगी नहीं है। अब जितना ज्यादा वो भूखा होगा ना वो उतनी तेज भागेगा, उतनी जल्दी लर्न करेगा कि यार मेरे को खाना मिलेगा, फटाफट भागो। ठीक है। Now I would like to introduce you to two of our courses. The first is the RM batch जो टारगेट कर रहा है CUET UG को। इसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्ड क्लासेस मिलेंगी, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवाएंगे, डाउट क्लासेस भी होंगी एंड इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होगी। The other batch that I would like to introduce you to is the Lakshya batch. CUET PG 2026 को टारगेट कर रहा है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, फिजिकल डिजिटल स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंटरव्यू की प्रिपरेशन एंड डाउट क्लासेस होंगी। Both of these courses classes have started. अगर आप enroll करना चाहते हो तो you can contact on the number given below, या फिर आप हमारी ऐप और वेब पोर्टल पर भी ये courses परचेज कर सकते हो।
As the classes have started, don't miss it out. जल्दी से enroll करो and start studying with us. अब हम आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेसिकली स्किनर का एक्सपेरिमेंट. स्किनर ने बहुत सारे अच्छे हमें अपैरेटसेस दिए हैं यूज करने के लिए. वैसे ही उसने एक स्किनर बॉक्स बनाया था. स्किनर बॉक्स के अंदर या तो रैट्स जा सकते हैं या पिजन्स जा सकते हैं. ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो रूल है ना वो ये है कि इसके अंदर जो बिहेवियर है दैट इज नॉट एलिसिटेड. जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी ना उसमें जो बिहेवियर है दैट इज एलिसिटेड, निकल कर आता है बिहेवियर ड्यू टू थिंग्स. यहाँ पे ऑपरेंट में ना ऑर्गेनिज्म को ऑपरेट करना होता है एनवायरनमेंट पे एंड द बिहेवियर इज एमिटेड. यू आर एक्चुअली एमिटिंग द बिहेवियर. ऐसे निकल के नहीं आ रहा आपके अंदर से ड्यू टू समथिंग. यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग. यू आर एन एक्टिव रोल. आप थोड़े एक्टिव ज्यादा हो, इधर थोड़े पैसिव हो. सो बिहेवियर इज शेप्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस. यहाँ पे क्या है कि एसोसिएशन नहीं है. जो क्लासिकल कंडीशनिंग में था आपको पहले से ही बेल फूड सब मिला हुआ है. नहीं, यहाँ पे क्या है, आपको खाना तब मिलेगा जब आप बिहेवियर करोगे एंड योर बिहेवियर विल डिटरमाइन कि आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा. आपका बिहेवियर डिटरमाइन करेगा शॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो पहले बिहेवियर रोक के चलो. ये नहीं है कि मैं पहले से घंटी बजा रही हूँ ये मत करो. नहीं, कर लो, उसके बाद पता चलेगा कि आपके साथ क्या होगा. दैट इज द रूल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. सो एक हंगरी रैट को या एक हंगरी पिजन को आप डाल देते हो इनके स्किनर बॉक्स में. जब वो लीवर प्रेस करता है तब उसको खाना मिलता है. फिर जब भी वो लीवर प्रेस करेगा तभी उसको खाना मिलेगा. अगर वो लीवर प्रेस नहीं कर रहा है उसको खाना नहीं मिल रहा है. तो इसमें अगर मैं नॉर्मल चूहे को डाल दूं जिसको अभी लीवर वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, कितना टाइम लगेगा उसको लीवर फिगर आउट करने में. उसको भूख लगेगी, खाना मिलेगा नहीं, वो इधर उधर हाथ पैर मारेगा, भागेगा, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, सीख ही जाएगा. कुछ गलती से प्रेस होएगा पहली बार, फिर वो देखेगा कि यार जब यहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ तो हो रहा है. फिर वो समझेगा कि अच्छा ये लीवर है. फिर वो प्रेस करेगा और उसको खाना मिल जाएगा. जब भी उसको भूख लगेगी वो उसको दबाने लग जाएगा. दिस इज व्हाट स्किनर का एक्सपेरिमेंटेड. तो इसमें जो ये खाना मिलता है ना इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट मतलब कोई भी चीज जो बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती है. क्योंकि वो चीज अच्छी हो सकती है, वो चीज बुरी हो सकती है. सॉरी, रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज गुड, बुरा इज पनिशमेंट. तो रीइंफोर्समेंट में एनी गुड थिंग दैट इज एडेड इन द सिचुएशन जो आपके बिहेवियर को बढ़ा दे. रीइंफोर्समेंट, इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम ये कहते हैं कि कोई भी बुरी चीज अगर आप सिचुएशन से हटा दो उसको तब भी बिहेवियर बढ़ेगा. उसको भी हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ही बोलते हैं. पनिशमेंट इज समथिंग जो बिहेवियर को कम करता है, वो उसका ऑपोजिट है. सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट स्टडीज हार्डर जब आप उसको प्रेज कर देते हो. या फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अच्छे नंबर लेकर आया, आप उसको टॉफी दे देते हो, चॉकलेट दे देते हो, कुछ पेरेंट्स फोन दिलवा देते हैं. सो यू नो दीज थिंग्स आर नोन एज रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स. रीइंफोर्समेंट्स हैं जो आप बेसिक लैंग्वेज में आप गिफ्ट बोलते हो, वो एक्चुअली में साइकोलॉजी में रीइंफोर्समेंट है. सो बार बार अगर रैट को फूड मिल रहा है, फूड इज द रीइंफोर्समेंट, उसका लीवर प्रेसिंग का बिहेवियर बढ़ेगा. सेम सिचुएशन में अगर लीवर प्रेस करने पे लगता है शॉक. शॉक क्या है? समथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर द रैट. तो दैट इज पनिशमेंट. शॉक इज पनिशमेंट. ठीक है. अगर लीवर प्रेस करने पे शॉक मिल रहा है तो वो नहीं दबाएगा लीवर. जो बिहेवियर है वो रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज नोन एज पनिशमेंट. अगर बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है तो रीइंफोर्समेंट. अगर बिहेवियर डिक्रीज हो रहा है तो पनिशमेंट. अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. टाइमिंग. रीइंफोर्समेंट जो है ना वो हमेशा रिस्पॉन्स के साथ साथ ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज कोई रिस्पॉन्स करा है, मेरे को उसकी तारीफ क्या, उसका प्राइस कल मिल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैंने आज कोई बिहेवियर किया है और तुम मेरे को 10 मिनट बाद दे दो उसकी रीइंफोर्समेंट, दैट विल इम्पैक्ट मी अ लॉट. आई विल लाइक टू डू दैट बिहेवियर अगेन. बार बार उस बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए. अब अगर आपने रैट के एग्जांपल में उसको अभी खाना दे दिया है, अब उसको बजाया जा रहा है लीवर, आप उसको 1 घंटे तक नहीं दे रहे हो खाना, उसको लीवर का कोई लेना देना नहीं बचेगा. उसको अगर हर बार लीवर प्रेस करने पे रीइंफोर्समेंट मिल रही है वो तभी उसकी वैल्यू करेगा. मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड है उतना ज्यादा लर्निंग है. अगर लीवर प्रेस करने पे आप उसको इतना सा दाना दे रहे हो खाने का,
इतना इतना इतना, उसको इतना नहीं फर्क पड़ेगा, जबकि अगर आप उसको इतना ज्यादा खाना दे दोगे उसको बहुत फर्क पड़ेगा। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, हर रिस्पॉन्स पे आप उसको रिवॉर्ड देते हो। दूसरा होता है पार्शियल। पार्शियल कब होता है कि आप कभी कभी दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट रहता है बिहेवियर। मैंने आज अभी उसने लीवर दबाई, मैंने खाना दे दिया, अब उसने 3 बार लीवर दबाई, मैंने नहीं दिया, फिर उसने दबाई, मैंने दे दिया, तो उसको ये लगता है यार मिलता तो है, मेरे को बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, मिलता तो है ये कर कर, तो मैं ये बिहेवियर करूंगी या करूंगा ताकि मुझे मिल जाए। हो सकता है अभी 3-4 बार ना मिले, बट एक बार तो मिल ही जाएगा। सो दैट इज परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर। मोटिवेशन, हाई, जितने भी ज्यादा हाईली मोटिवेटेड लर्नर्स होते हैं वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका बिहेवियर जल्दी दिखने में आ जाता है। सो क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है, पहले तो फोकस देख लेते हैं इनका। क्लासिकल कंडीशनिंग फोकस करती है एसोसिएशन के ऊपर, दो स्टिमुलाई के बीच का क्या एसोसिएशन है वो उसको टारगेट करके चलती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग बात करती है बिहेवियर की, फिर जो कॉन्सिक्वेंस है उस बिहेवियर का उसकी। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी स्टिमुलाई है, हमने उन दोनों के एसोसिएशन के बेस पे लर्निंग करी है। इसमें क्या है, हमारे पास बिहेवियर है, पहले बिहेवियर हो गया, अब हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट देके डिसाइड करेंगे कि उस बिहेवियर को कैसे शेप करना है। की प्रोसेस इसमें पैसिव होती है थोड़ी लर्निंग, बिकॉज यू आर जस्ट लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएशन। इसमें यू हैव टू टेक एक्शंस, आपको बिहेवियर करना है ताकि आपको कॉन्सिक्वेंस मिले। इसमें बहुत इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि आपने एसोसिएशन अपने मन में बसा लिया, अब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। इसके अंदर सब कुछ वॉलंटरी है, यू आर टेकिंग द बिहेवियर, यू आर टेकिंग द स्टेप सो दैट आपका कॉन्सिक्वेंस कुछ हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये आपको नहीं पता है, बट इट इज वॉलंटरी, इट्स गोल डायरेक्टेड, यू आर टेकिंग दैट एक्शन बिकॉज यू वांट समथिंग। ये पैवलोव ने डिस्कवर करी थी, ये स्किनर ने डिस्कवर करी थी। इसमें बेल सैलिवेशन डॉग का एग्जांपल चलेगा, इसमें रैट का लीवर प्रेसिंग एंड फूड रिवॉर्ड वाला चलेगा। Now we'll do some practice questions. Learning is best defined as temporary, तो नहीं है learning. Maturation only? No. Fatigue की वजह से change हो सकती है learning? नहीं. It is a relatively permanent, ये हमारा keyword है, बस इसको याद कर लो, relatively permanent. The association of neutral and natural stimuli forms on the basis of association की बात हो रही है। अभी तक तो हमने देखो दो ही learning करी है, right? तो एसोसिएशन किसमें थी, क्लासिकल में, ऑपरेंट में तो कॉन्सिक्वेंस आता है, सो क्लासिकल इज द आंसर। रीइंफोर्समेंट इज अ की कॉन्सेप्ट इन, रीइंफोर्समेंट का मतलब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड किस में आ रहा है, ये दोनों तो हमने करी नहीं है, ये तो एसोसिएशन वाली हो गई, तो ऑपरेंट। ऑपरेंट को याद करने का एक तरीका ये भी होता है, यू आर ऑपरेटिंग ऑन द एनवायरमेंट, ऑपरेंट ऑपरेटिंग, जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ दैट इज रीइंफोर्समेंट, ये इससे याद कर लो, री, ठीक है। इन Pavlov's experiment, salivation to the sound of the bell after training is, salivation तो देखो होता है रिस्पॉन्स, तो इधर तो रिस्पॉन्स आ गया, ये तो हट गया यहाँ से, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन हैज बीन रिपीटेड, UCR and CR is the same thing, I think it should be CS इधर and it should be NS इधर. So now that we answer it, so salivation is a response. Pavlov के एक्सपेरिमेंट में salivation to the sound of the bell after training, ट्रेनिंग के बाद मतलब कंडीशन हो गया है रिस्पॉन्स, सो UCR या CR हम उसको दोनों बोल सकते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स, ये यहाँ पे गलत हो गया था रिस्पॉन्स, सो यू कैन टेक इट एज CR या फिर UCR इज ऑल्सो करेक्ट, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही होता है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू सून।